नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में आयोजित संत समागम में विशेष सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने अनंत विश्वित परम गुरुदेव श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के गुरुदेव समाधि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना समारोह में भी भाग लिया। कार्यक्रम में कई संतों और धर्म गति रही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके उपदेशों का सम्मान किया। इस समागम के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको साफ तौर पर जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री हरिद्वार में आयोजित संत समागम में विशेष सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने अनंत श्री विभूषित परम गुरुदेव श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना समारोह में भाग लिया है। कार्यक्रम में कई संतों और धर्म गुरुओं की उपस्थिति रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके उपदेशों का सम्मान किया। इस समागम के माध्यम से धार्मिक और समाज देने का संदेश दिया गया है। परम पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब की समाधि पर दिव्य मंदिर के साथ मूर्ति स्थापना को मध्य प्रदेश के रिश्ते के कारण से भी आया हूं और काल की नगरी महाकाल की नगरी से भी मैं आता हूं। जीवन सबका नियत है, समूचा मंच सबको प्रणाम करता हूं। समय की सीमा है, इसलिए मैं भी उसी भाव को लेकर के दो शब्दों में अपनी उस भावांजलि को देना चाहूंगा। हम सब के लिए परमात्मा हमारे माननीय सरकारेवाजी जी ने अपनी बात कह दी और वो हमारे काम की बात भी है। आपने उस बात में सब कह दिया कि एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया, तो शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या किसी से छिपावा नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव के आधार पर भारत माता का मंदिर बना हरिद्वार। सच में गंगा के में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब वो मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ, ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना है मध्य प्रदेश में तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की। हरिद्वार में इष्टादेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर महाराज से मिलने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। आश्रम पहुंचकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद प्राप्त किया, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और इस अवसर पर कई संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर
हरिद्वार में श्रादेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से मिलने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। और वहीं पर आपको जानकारी देते इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव की भी मौजूद रहे। आश्रम पहुंचकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद प्राप्त किया और देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई संत महात्माओं और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। तो हरिद्वार पहुंचे दोनों मुख्यमंत्री शंकराचार्य से आशीर्वाद भी लिया गया है और संत संग ही समरसता का संदेश दिया गया। बाबा रामदेव भी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में मौजूद पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में योग अभ्यास का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस दौरान सहित कई योगासन किए और नियमित योग को ही शारीरिक शक्ति और स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से दैनिक जीवन में योग को अपनाने की अपील की है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो योग को लेकर यहां पर साफ तौर पर एक पहल देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में मौजूद पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में योग अभ्यास कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शीर्षासन सहित कई योगासन किए और नियमित योग को शारीरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता और स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है जो स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का आधार है। इसके साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से दैनिक जीवन में योग को अपनाने की अपील की है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो पतंजलि योगपीठ में योग अभ्यास का आयोजन, जहां पर सीएम मोहन ने योग अभ्यास किया है, शीर्षासन कर स्वास्थ्य संदेश दिया है और दैनिक योग अपनाने की भी अपील की गई है। फिट भारत का यहां पर साफ तौर पर योग के जरिए संदेश दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026 और 27 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की सराहना करते हुए विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट दूरदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण में रखते हुए समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं पर एआई जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना को उन्होंने अद्भुत करार दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्प की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बजट के माध्यम से वो सारी हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना। युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हैं। नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। बड़ी बात हुई मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक ट्रेन, तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर।
आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, ब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1182 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है, बन ही चुका है। लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं, इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। ये जो भुसावल श्री और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्र तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती, उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे गति में और तेजी होगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार। और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात, चुनौती हमारे सबके सामने है, लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पे, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे। तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं, तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी रह गई, और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक हैं। तो ये जो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिलेगा। सेक्टर में भी बायो फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं, और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है, जो परंपरागत आधारित है, आप कभी कल्पना करना, पहले की कॉटन इंडस्ट्री इसलिए डूब गई कि उनको रिनोवेशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। तो भोपाल से अपडेट सामने आ रही है, जहां पर टैलेंट हंट के लिए ही 11 सदस्यीय समिति गठित की गई। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये कमेटी की घोषणा की है और नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में हेमंत कटारे, आरिफ मसूद भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कमेटी को लेकर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की है कमेटी की घोषणा, और इसके साथ ही टैलेंट हंट के लिए ही 11 सदस्यीय समिति गठित।
मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और समिति में हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद भी शामिल है। तो आपको बता दें, मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल से जानकारी सामने आ रही है, टैलेंट हंट के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की गई और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमेटी की घोषणा कर दी है। मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ आपको जानकारी देते चले कि समिति में हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद भी शामिल है। तो भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे दें, कमेटी को लेकर अब नया अपडेट सामने आया। टैलेंट हंट के लिए 11 सदस्यीय समिति की गठित की गई है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमेटी की यहां पर घोषणा कर दी है। मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद भी शामिल है। तो समिति में कौन कौन शामिल है उसकी जानकारी दे रहे हैं हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और भोपाल से आपको जानकारी दे रहे हैं, टैलेंट हंट के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की है कमेटी की घोषणा। तो मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया और समिति में हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद शामिल। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर टैलेंट हंट के लिए 11 सदस्यीय समिति की गठित की गई है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमेटी की घोषणा कर दी है। मुकेश नायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और समिति में हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद शामिल। भोपाल से जानकारी, जहां पर समिति में हेमंत कटारिया, आरिफ मसूद शामिल। देश भर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु बाबा श्री महाकालेश्वर जी के श्रृंगार दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। इस दौरान ही भक्तों ने आरती में भाग लिया और भगवान महाकाल की भव्यता का अनुभव किया। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। इस अवसर पर धार्मिक भावनाओं का उल्लास भी देखा गया और भक्ति की अपार वातावरण भी बना रहा। वहीं पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान पहुंचे और अपनी श्रद्धा के साथ ही मनोकामना मांगते दिखाई दिए। तो देश भर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु बाबा श्री महाकालेश्वर जी के श्रृंगार दिए बड़ी संख्या में ही मंदिर पहुंचे हुए थे और इस दौरान भक्तों ने आरती में महाकाल की भव्यता का अनुभव किया है। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। इस अवसर पर धार्मिक भावनाओं का उल्लास दिखाती की अपार ऊर्जा का वातावरण भी बना रहा। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए थे। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने अपनी सहभागिता दिखाई। श्रद्धालु बाबा श्री कालेश्वर जी के श्रृंगार दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। इस दौरान ही आरती में भाग लिया और भगवान महाकाल की भव्यता का अनुभव किया। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा और इस अवसर पर धार्मिक भावना का उल्लास भी देखा गया है। वहीं पर भक्ति की अपार ऊर्जा का वातावरण साफ तौर पर देखने को मिला उज्जैन में। तो महाकालेश्वर मंदिर में भारी संख्या में भक्त जुटे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन संपन्न हो गए और धार्मिक उत्सव में भक्ति भाव साफ तौर पर देखने को मिला। मंदिर में सुरक्षा और सुविधा दोनों का खास ख्याल रखा गया है। महाकालेश्वर मंदिर में संख्या में भक्त जुटे हुए थे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। देश भर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु बाबा श्री महाकालेश्वर जी के श्रृंगार दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मंदिर। इस दौरान ही भक्तों ने आरती में भाग लिया और भगवान महाकाल की भव्यता का अनुभव किया। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। इस अवसर पर धार्मिक भावनाओं को उल्लास भी देखा गया है। भक्ति की अपार ऊर्जा का वातावरण भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो उज्जैन में भस्म आरती आयोजित की गई और मंदिर में भक्त भारी संख्या में जुटे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन संपन्न हुए। धार्मिक उत्सव में भक्ति यहाँ पर भाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। मंदिर में सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा और सुविधा दोनों ही यहाँ पर पुख्ता देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में
आरती की गई, जिसमें कि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद और दर्शन करते हुए नजर आए और अपनी मनोकामना मांगते हुए श्रद्धालु यहां पर। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।